हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग उत्तराखंड लोक सेवा आयोग मतलब यूकेपीएससी के अपर पीसीएस एग्जामिनेशन में हिस्ट्री के जो सब्जेक्ट है या फिर जो हिस्ट्री का सब्जेक्ट है और उससे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका इवैल्यूएशन हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर अगर रिसेंट के एग्जामिनेशन की बात करें तो 2021 का जो अपर पीसीएस था वो हमें 2022 में देखने को मिला था। उसका बेसिकली जो प्री स्टेज रहेगी और इसके अलावा इसका जो मेंस है वो 2023 में देखने को मिला था। तो प्रीलिम्स स्टेज का जो एग्जामिनेशन या फिर प्री जो एग्जाम था 2022 में हुआ, इसमें ओवरऑल 150 क्वेश्चंस में से हिस्ट्री के 22 क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। ठीक है, अब 22 में से भी एंशिएंट पीरियड से 12 क्वेश्चन आए हैं, मेडिवल और मॉडर्न पीरियड से यहाँ पर 10 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो यहाँ पर जो एंशिएंट हिस्टोरिकल पीरियड है इसका इवैल्यूएशन हम फर्स्ट वीडियो में कर चुके हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि मध्यकाल और आधुनिक काल से क्वेश्चंस किस टॉपिक से ज्यादा पूछे गए हैं एक बात। इसके साथ साथ आपको किस बुक यहाँ कौन सी बुक यहाँ पर पढ़नी चाहिए ताकि आने वाला जो अपर पीसीएस है उसमें आपको हेल्प हो सके। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं हम लोग वन बाय वन करके इवैल्यूएशन हमारा मेडिवल हिस्टोरिकल पीरियड और मॉडर्न हिस्टोरिकल पीरियड का, जो कि क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, हु वाज नोन एज हजार दिनारी, कि हजार दिनारी किसे कहा जाता था। ऑप्शंस यहाँ पर हैं बलबन, मलिक काफूर, सिकंदर लोदी, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो सही इसका आंसर है मलिक काफूर। मलिक काफूर एक किन्नर थे जिन्हें 1299 में अलाउद्दीन खलजी के एक जनरल थे जिनका नाम था नुसरत खान, उन्होंने गुजरात से इन्हें 1000 दिनार में खरीदा था और इसी कारण से इनका नाम पड़ जाता है हजार दिनारी। और कहीं ना कहीं ये सल्तनत पीरियड में या फिर खलजी डायनेस्टी में विशेष पार्टिसिपेशन निभाएंगे आगे आने वाले टाइम में, इस कारण से बहुत ज्यादा फेमस देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं बलबन की, सिकंदर लोदी की, कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो यहाँ पर ये हमें बादशाह देखने को मिलते हैं। ठीक है, और ये मलिक काफूर एक किन्नर थे जो कि अलाउद्दीन खलजी के अंडर में यहाँ पर काम करेंगे और आगामी या फिर आगे आने वाले जो हमारे बैटल्स होंगे उसमें अच्छा पार्टिसिपेशन करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन तो पूछ लिया गया है। अब हमारा जो मेन फोकस रहना चाहिए वो है कि किस तरीके से हम इस क्वेश्चन का इस्तेमाल करेंगे। इसका मतलब है कि यहाँ पर इस चीज का आप लोग को ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर क्वेश्चंस का जो रिपीटेशन है, मतलब जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं उनका नंबर होता है कम। रिपीटेशन यहाँ पर देखने को मिलता है टॉपिक्स का। बेसिकली टॉपिक जो है वो हर साल रिपीट देखने को मिलते हैं, चाहे वो आपका यूपीएससी हो, चाहे यूकेपीएससी हो, चाहे आपका यूपीपीसीएस हो। तो इसका मतलब है कि क्वेश्चन तो इस क्वेश्चन के अगले साल आने की पॉसिबिलिटी कम है, लेकिन इसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, और ये टॉपिक क्या है, अगर हम इसका ओवरऑल इवैल्यूएशन करते हैं तो टॉपिक ये बेसिकली देखने को मिलता है हमारा सल्तनत पीरियड। जैसे हम लोग जानते हैं कि मेडिवल हिस्टोरिकल पीरियड में सल्तनत पीरियड और दूसरा मुगल काल था, तो सल्तनत पीरियड से रिलेटेड है पहली बात। और इसमें डायनेस्टी कौन सी आ गई है, खलजी डायनेस्टी, है ना। खलजी डायनेस्टी या फिर अलाउद्दीन खलजी वाली जो डायनेस्टी देखने को मिलेगी। तो इसका मतलब है कि आपको जो लिस्ट बनानी है, मतलब आपको क्या करना है कि एक नोटबुक लेंगे, उसमें आपको लिखना है ऊपर टॉपिक, और टॉपिक वाइज आप लोग यहाँ पर इसे नोट करते रहोगे। मतलब सबसे पहला टॉपिक आपको यहाँ पर लिखना है खलजी डायनेस्टी। खलजी डायनेस्टी आप लिख लो। ठीक है, तो ये हमारा कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है क्योंकि अलाउद्दीन खलजी का जो मार्केट रिफॉर्म है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ उन्होंने किस तरीके से एक्सपेंशन किया था या फिर अपने राज्य का विस्तार किया था, उससे भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन और उसका इवैल्यूएशन हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट द राइवल्स ऑफ इल्तुतमिश, कि इल्तुतमिश का कौन प्रतिद्वंदी नहीं था। ऑप्शंस यहां पर आते हैं ताजुद्दीन, यल्दोज, नसीरुद्दीन कुबाचा, अली मर्दान, मलिक अल्तुनिया। तो इसका सही आंसर यहां पर हो जाएगा मलिक अल्तुनिया। देखिए, अगर हम जाते हैं मेडिवल हिस्टोरिकल पीरियड में तो मलिक अल्तुनिया जो थे ये हमें देखने को मिलते हैं रजिया सुल्तान के हस्बैंड। रजिया सुल्तान के हस्बैंड बनने से पहले ये भटिंडा के गवर्नर के रूप में काम कर चुके थे। ठीक है, और यहां पर अगर हम बात करें इल्तुतमिश की
तो ये बेसिकली हमारे रिलेटेड हैं स्लेव डायनेस्टी से, है ना, मतलब गुलाम वंश से संबंधित रहते हैं। और गुलाम वंश की स्थापना या फिर गुलाम वंश के शासकों में हमें कुतुबुद्दीन ऐबक देखने को मिलते हैं। उसके बाद आएंगे मेन इल्तुतमिश, नेक्स्ट रजिया सुल्तान का मेन पार्टिसिपेशन, और उसके बाद आते हैं हमारे यहाँ पर बलबन। तो ये मुख्य शासक थे, ठीक है। अब इल्तुतमिश जो थे ये रजिया सुल्तान से पहले के शासक थे, तो इल्तुतमिश के प्रतिद्वंदी के रूप में ये यल्दोज, कुबाचा और अली मर्दान जो है वो मेन पार्टिसिपेशन निभाएंगे। मलिक अल्तुनिया जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, ये तो था हमारा क्वेश्चन। अब यहाँ पर इवैल्यूएशन या फिर मूल्यांकन की बात की जाए तो आप जो लिस्ट तैयार कर रहे हैं उसमें जो सेकंड टॉपिक हो जाएगा, फर्स्ट आपने खलजी डायनेस्टी लिखी, दूसरा इसका टॉपिक यहां पर देखने को मिलेगा गुलाम डायनेस्टी, गुलाम या फिर स्लेव डायनेस्टी। और स्लेव डायनेस्टी के या फिर इस गुलाम या फिर इसे ममलूक डायनेस्टी भी कहा जाता है। इस डायनेस्टी या फिर राजवंश के आपको सभी राजाओं का सीक्वेंस पता होना चाहिए कि कौन सा शासक कब बना था, उनका टाइम पीरियड आपको पता होना चाहिए, यहां से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने कहां पर या फिर किन किन हिंदू राजाओं के साथ बैटल में पार्टिसिपेट किया था, ठीक है, क्योंकि मेडिवल हिस्टोरिकल पीरियड में डायनेस्टीज हैं और ये डायनेस्टीज जो हैं ये लगातार अपने एरिया को एक्सपेंड करने की कोशिश कर रही हैं, इसलिए क्वेश्चंस भी इसी टाइप के देखने को मिलते हैं, है ना। तो टॉपिक में आप लोग लिख लोगे गुलाम या फिर स्लेव डायनेस्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच साउथ इंडियन डांस ट्रेडिशन वाज फर्स्टली डेवलप्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विजयनगर, कि विजयनगर साम्राज्य के समय में विकसित होने वाला कौन सा दक्षिणी भारतीय नृत्य परंपरा है, ठीक है। ऑप्शंस यहां पर आते हैं मोहिनी अट्टम, यक्षगान, कृष्णअट्टम, भरतनाट्यम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहां पर भरतनाट्यम। देखिए, अगर हम बात करें विजयनगर साम्राज्य की, तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 एडी में हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने की थी। फिर उसके बाद यहां पर क्या होता है, इस राजवंश की स्थापना होती है और इस राजवंश में अलग अलग डायनेस्टीज जो हैं वो राज करेंगी, जिसमें सुलुभ डायनेस्टी आती है, तुलुभ देखने को मिलती है, ये कहीं ना कहीं मुख्य पार्टिसिपेशन निभाती हैं। इसके अलावा और भी इसमें राजवंश काम करेंगे। तो यहां पर अगर विजयनगर डायनेस्टी या फिर विजयनगर साम्राज्य की बात की जाए तो साउथ इंडिया का जो हिस्सा है इसमें मुख्य रूप से केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटका, महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा जो कि हमारा विजयनगर साम्राज्य का भाग होगा। तो ये विजयनगर साम्राज्य जो है ये हमारा इस साम्राज्य के हमारा जब पीक चल रहा था या फिर इसका जो विकास चल रहा था, समृद्धि का जो दौर था, उस टाइम पर भरतनाट्यम जो है वो विकसित होता है। और वर्तमान में भरतनाट्यम ये हमारे तमिलनाडु राज्य में मुख्य रूप से देखा जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मोहिनी अट्टम की, तो ये डांस है केरला का। इसके अलावा नेक्स्ट बात आती है यक्षगान की, तो ये देखने को मिलता है कर्नाटका के रीजन में। नेक्स्ट कृष्णअट्टम, कृष्णअट्टम की बात की जाए तो ये भी हमारा केरला से रिलेटेड है, ठीक है। तो सही आंसर इसका हो गया भरतनाट्यम। तो यहां पर आप टॉपिक में यहां पर लिखोगे विजयनगर एम्पायर, क्योंकि विजयनगर एम्पायर में ध्यान रखना कि विजयनगर एम्पायर से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। एक यहां पर क्वेश्चन होता है कि विजयनगर एम्पायर का बाकी जो दक्कन के सल्तनत रहेंगी, ठीक है, जिसमें हम लोग देखते हैं यहां पर मुख्य रूप से बहमनी सल्तनत जिसे देखी जाती है, उसके साथ इसका कन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है और लगातार बैटल होते हैं। इसके साथ साथ विजयनगर साम्राज्य में एक महान राजा थे जिनका नाम था कृष्णदेव राय। तो कृष्णदेव राय के जीवन, उनके प्रशासन, उनकी साहित्यिक रुचियों, मतलब लिटरेचर के सेक्टर में उनका क्या हमारा कहीं ना कहीं पार्टिसिपेशन था, उससे क्वेश्चन बनते हैं, है ना। तो आप नेक्स्ट टॉपिक यहां पर लिख लोगे विजयनगर एम्पायर। यहां से क्वेश्चन आपको वेरियस टाइप के देखने को मिलते हैं। देखिए टॉपिक एक ही है विजयनगर एम्पायर, और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन यहाँ पर कल्चर से रिलेटेड आ गया कि डांस बताओ। नेक्स्ट यहाँ पर आ सकता है कि भाई यहाँ पर एक हमारा बैटल देखने को मिला था जिसे कहते हैं राक्षसी तांडी, कि बैटल ऑफ राक्षसी तांडी कब हुआ था, किसके साथ हुआ था, ये क्वेश्चन काफी फेमस रहा है। इसके साथ साथ कृष्णदेव राय ने किन किन टेक्स्ट को लिखा है। कृष्णदेव राय की जो मंत्री परिषद थी या फिर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिसे मुख्य रूप से अष्टदिग्गज कहा जाता था, तो इसमें कौन कौन लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे, उनमें से किस पर्सन ने किस लिटरेचर को लिखा था, है ना। तो वेरियस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इस एक टॉपिक से, तो इसे आप लोग को ध्यान रखना है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आता है, हु अमंग द फॉलोइंग रोड द बुक खज़ैन उल फुतूह, कि खज़ैन उल फुतूह नाम की बुक जो है वो किसने लिखी थी। ऑप्शंस यहां पर आते हैं हसन निजामी फर्स्ट, नेक्स्ट ऑप्शन यहां पर आता है अमीर खुसरो, मिनहाज उस सिराज, जियाउद्दीन बर्नी। तो ये हमारे 4 ऑप्शंस हैं और इसमें से जो सही आंसर है वो है अमीर खुसरो, कि अमीर खुसरो ने इस बुक को लिखा था। देखिए यहां पर अगर हम मोटा मोटा इवैल्यूएशन करें तो हसन निजामी जो थे ये कुतुबुद्दीन ऐबक के समय से संबंधित है। अमीर खुसरो जो हैं ये सल्तनत काल में मुख्य रूप से 7 सुल्तानों के अंडर में ये काम कर चुके थे, जिसमें मुख्य जो रहते हैं वो रहेंगे अलाउद्दीन खलजी। अलाउद्दीन खलजी के समय में इनका मुख्य पार्टिसिपेशन रहता है अमीर खुसरो का, ठीक है, और काफी अच्छे खासे साहित्यकार देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ इन्होंने म्यूजिक के सेक्टर में, इसके साथ साथ पोइट्री के सेक्टर में भी अच्छा खासा काम किया था, और इसके साथ साथ अमीर खुसरो को कव्वाली के पिता या फिर फादर ऑफ कव्वाली भी कहा जाता है। तो ये कहीं ना कहीं हमारा सल्तनत हिस्टोरिकल पीरियड में आर्ट एंड कल्चर में भी क्वेश्चन पूछा गया है लिटरेचर से। काफी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट यहां पर लिखा गया है मिनाज उस सिराज। तो मिनाज उस सिराज जो थे ये इल्तुतमिश के समय से संबंधित थे, और जियाउद्दीन बर्नी जो हैं ये मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम से संबंधित यहां पर होंगे। चलिए ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन का इवैल्यूएशन। अब बात आती है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कैसे तैयार करना है। तो यहां पर टॉपिक कौन सा होगा, तो टॉपिक जैसे कि मैंने अभी बताया कि टॉपिक यहां पर है आर्ट एंड कल्चर, ठीक है, मेन टॉपिक है आर्ट एंड कल्चर। एक बात, ओवरऑल आर्ट एंड कल्चर जैसे आप लोग नितिन सिंघानिया नाम की बुक पढ़ते हो, उसमें से भी अगर हम बात करते हैं लिटरेचर की तो लिटरेचर पर मेन फोकस यहां पर किया गया है। और अमीर खुसरो जो हैं ये मेडिवल हिस्टोरिकल पीरियड में बहुत ही फेमस पोइट रहते हैं, इस कारण से इनसे रिलेटेड डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, है ना। जैसे आप लोगों से पूछा जा सकता है कि इंडिया में कव्वाली के पिता किसे कहते हैं, तो अमीर खुसरो को। इसके अलावा हमारे आपसे ऑप्शन आ सकता है कि भाई सल्तनत पीरियड में कौन एक ऐसे पर्सन थे जो 7 सुल्तानों के अंडर में काम कर चुके थे, तो अमीर खुसरो। या फिर ऐसे पूछ सकते हैं कि अलाउद्दीन खलजी के दरबार में कौन से फेमस पोइट या फिर म्यूजिशियन यहां पर रहते थे, तो अमीर खुसरो, है ना। तो सिर्फ अमीर खुसरो से ही रिलेटेड डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस यहां पर पूछे जा सकते हैं, है ना। तो यहां पर ओवरऑल आप लोग टॉपिक लिख लोगे आर्ट एंड कल्चर में लिटरेचर का हिस्सा, है ना। इसके अलावा आर्ट एंड कल्चर ओवरऑल भी हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ आप टॉपिक में अमीर खुसरो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, क्योंकि इनसे यहां पर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस तो बनते ही हैं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आता है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ नूरजहां जुंटा, कि नूरजहां के जुंटा का कौन सदस्य नहीं था। तो यहां पर सबसे पहली बात आएगी कि भाई जुंटा क्या है। जुंटा बेसिकली एक छोटा सा ग्रुप था जिसे नूरजहां ने अपने दरबार में या फिर जो कोर्ट था उसमें बनाया था। तो इस ग्रुप में कौन कौन शामिल नहीं थे। ऑप्शंस यहां पर आते हैं एतमाउद्दौला, आसफ खान, महाबत खान और खुर्रम। तो इसका सही आंसर यहां पर हो जाएगा महाबत खान। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग मेडिवल हिस्टोरिकल पीरियड में चलते हैं और उसमें भी जहांगीर के टाइम पीरियड की बात की जाए तो जहांगीर और नूरजहां, तो यहां पर नूरजहां के फादर का नाम था एतमाउद्दौला, तो इस ग्रुप में यहां पर एतमाउद्दौला भी शामिल होंगे। नेक्स्ट उनके भाई का नाम था आसफ खान, जो भी इसमें शामिल थे। इसके अलावा खुर्रम आते हैं जो कि जहांगीर के बेटे थे, मतलब यही आगे चलकर शाहजहां बनेंगे, तो ये भी इस ग्रुप में यहां पर शामिल थे। तो शामिल नहीं थे वो थे महाबत खान, और कहीं ना कहीं यही महाबत खान जो है ये जहांगीर के अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं, है ना, और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में सामने आते हैं जहांगीर के अगेंस्ट। तो ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन का इवैल्यूएशन। अब अगर हम ओवरऑल टॉपिक का इवैल्यूएशन करें तो टॉपिक आपका है मुगल पीरियड, है ना। ओवरऑल टॉपिक आपका है मुगल पीरियड, लेकिन मुगल पीरियड में तो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे पॉलिटिकल एस्पेक्ट देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली ये क्वेश्चन पॉलिटिकल एस्पेक्ट से रिलेटेड ही है
क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं कि भाई कोई डायनेस्टी जब पढ़े तो उसमें हमारा मेन फोकस देखने को मिलता है एडमिनिस्ट्रेशन या फिर प्रशासन पर, क्योंकि वहां से मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे क्वेश्चन पूछने का जो पैटर्न है वो भी परिवर्तित होता नजर आ रहा है, जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि भाई यहाँ पर पॉलिटिकल एस्पेक्ट मतलब राजनीतिक स्तर पर वहां पर कैसे काम हो रहे थे वहां से क्वेश्चन भी पूछे जाने लगे हैं, है ना। बाकी अभी तक क्या था कि मुगल पीरियड के दौरान किस तरीके से प्रशासन बटा हुआ था, उसमें कौन कौन से अधिकारी काम कर रहे थे, कौन सा पद किस काम से रिलेटेड है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते थे। लेकिन अब धीरे धीरे चीजें चेंज हो रही हैं। जब सब चीजें चेंज हो रही हैं तो कहीं ना कहीं हमें भी एग्जाम को लेकर चलने का पैटर्न चेंज करना पड़ेगा, है ना। तो आप लोग टॉपिक में शामिल कर लोगे मुगल पीरियड में पॉलिटिकल एस्पेक्ट। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आता है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन, कि निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। तो ये क्वेश्चन है, ये बेसिकली हमारा मॉडर्न हिस्टोरिकल पीरियड से रिलेटेड है, पहली बात। इसके अलावा यहां पर कैबिनेट मिशन की बात की जाए तो 1946 में ये मिशन इंडिया में आता है। इसमें हमारे डिफरेंट मेंबर्स देखने को मिलते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन में ऑप्शंस हैं, पैथिक लॉरेंस, जॉन साइमन, A.V. अलेक्जेंडर, सर स्टेफर्ड क्रिप्स। तो इसका सही आंसर यहां पर हो जाएगा जॉन साइमन, क्योंकि जॉन साइमन इस मिशन के पार्टिसिपेशन नहीं करते और जॉन साइमन रिलेटेड आएंगे साइमन कमीशन से, जो कि इंडिया में आया था 1927 में, है ना। 1927 में साइमन कमीशन इंडिया में आया था, तो ये इससे रिलेटेड होंगे और बाकी मेंबर्स जो हैं वो कैबिनेट मिशन का हिस्सा है। तो ये हमारा क्वेश्चन का इवैल्यूएशन हो गया। नेक्स्ट बात आती है, अगर बात की जाए टॉपिक की, जैसे कि हमने देखा कि भाई ये क्वेश्चन जो है मॉडर्न हिस्टोरिकल पीरियड से रिलेटेड है, पहली बात। दूसरी बात आती है, इसका टॉपिक जो होगा वो देखने को मिलता है फ्रीडम स्ट्रगल, है ना, कि हमारी स्वतंत्रता के लिए जो संघर्ष किया गया है उनसे रिलेटेड जितने भी इवेंट हैं वो आपको कहीं ना कहीं टिप्स पर होने जरूरी है ना। जिसमें हम लोग देखते हैं कि भाई अगर टाइम पीरियड की बात करें तो 1885 का टाइम जब कांग्रेस का एस्टेब्लिशमेंट हो गया, 1905 बंगाल का विभाजन हो गया, पार्टीशन ऑफ बंगाल, 1907 कांग्रेस का विभाजन, पार्टीशन ऑफ कांग्रेस। इसके अलावा 1915 गांधी जी का इंडिया में आना, ठीक है। 1917 से गांधी जी के मूवमेंट स्टार्ट होना, ठीक है। इसके अलावा 1919 जलियांवाला बाग मैसेकर। तो इस तरीके से वन बाय वन करके आपको सारे फ्रीडम स्ट्रगल के इवेंट यहाँ पर लर्न होने चाहिए। और अगर आप इसे कहानी की तरह पढ़ते हो, इंटरेस्ट लेकर पढ़ते हो, तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट ये नहीं होगा। तो टॉपिक आपका हो गया ओवरऑल फ्रीडम स्ट्रगल। चलिए आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आता है, हु इंट्रोड्यूस्ड फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, कि हमारा वित्तीय विकेंद्रीकरण की शुरुआत किसने की थी। ऑप्शंस यहां पर आते हैं, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मेटकफ, लॉर्ड मेयो। तो यहां पर 4 ऑप्शंस है और इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो के टाइम पीरियड में लगभग 1870s का जो समय होगा उस टाइम पर फाइनेंशियल लेवल पर डिसेंट्रलाइजेशन को स्टार्ट किया गया था। और ये जो डिसेंट्रलाइजेशन है इसकी स्टार्टिंग यहां पर देखने को मिलती है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 से। 1861 से ही यहां पर गवर्नमेंट ने जो हमारे प्रोविंस रहते हैं या फिर जो प्रांत देखने को मिलते हैं उन्हें शक्तियों का विभाजन या फिर शक्तियां प्रदान करनी शुरू कर दी थी। फिर उसके बाद धीरे धीरे 1870s का टाइम आएगा कि फाइनेंशियल लेवल पर भी अब प्रोविंसेस को यहां पर कुछ राइट्स प्रोवाइड कर दिए गए थे कि वो लोग अब यहाँ पर टैक्स का काम कर सकते हैं या फिर टैक्स लगाकर अपना पैसा यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं या फिर पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। तो इस काम को शुरू किया था लॉर्ड मेयो ने। तो चलिए ये तो था क्वेश्चन का इवैल्यूएशन। अगर हम बात करते हैं टॉपिक की, तो टॉपिक बेसिकली ओवरऑल तो हमारा मॉडर्न हिस्टोरिकल पीरियड है। टॉपिक की अगर हम बात करें तो आप इसमें लिखोगे ब्रिटिश पॉलिसीज इन इंडिया, कि इंडिया में जो ब्रिटिश पॉलिसीज हैं
क्योंकि यहाँ पर ध्यान रखना ब्रिटिश पॉलिसीज इंडिया में डिफरेंट टाइप की होंगी। इकोनॉमिक लेवल पर देखेंगे कि भाई किस तरीके से एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्होंने रेवेन्यू सेटलमेंट स्टार्ट किए। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं सेकेंडरी सेक्टर में, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलती है इंडस्ट्रीज, कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में इन्होंने कुछ काम किए थे, मुख्य रूप से व्यापार की नीति को चेंज करते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप की पॉलिसीज यहाँ पर आती हैं और उन्हीं पॉलिसीज में यहाँ पर देखने को मिलता है फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन। तो यहाँ पर एक तो टॉपिक इस टॉपिक में आ जाएगा और दूसरा कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन इंडिया, है ना। क्या लिखेंगे आप लोग? कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन इंडिया, मतलब भारत में संवैधानिक विकास, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि भाई संवैधानिक विकास एक दिन में तो नहीं हो गया। जैसे आप लोग जानते हो कि भाई 1935 का जो एक्ट रहता है, इसी एक्ट से हमने मैक्सिमम प्रोविजंस को ले लिया है अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो। लेकिन ये 1935 का एक्ट भी एक दिन में नहीं बना, ये 1 बाय 1 करके बना है। तो ये टॉपिक भी आपको क्लियर होने चाहिए कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इंडिया में हुआ है। जैसे हम देखते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है, फिर उसके बाद 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट देखने को मिलता है। इसी तरीके से 1 बाय 1 करके 1947 तक यहाँ पर इंडिया भर में एक्ट लगातार आते रहे। तो इन्हीं सब चीजों का लास्ट में परिणाम होगा या फिर इनसे ही हम लोग यहाँ पर इंस्पिरेशन लेंगे और हमारा नेक्स्ट यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं या फिर संविधान बनाते हैं, है ना। खैर, आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक का ध्यान रखना है, ब्रिटिश पॉलिसीज इन इंडिया और दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन इंडिया, है ना। लिस्ट में आप लोग इसे लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आता है, इन विच लैंग्वेज द फेमस वर्क ऑफ राजा राम मोहन रॉय गिफ्ट टू मोनोथिस्ट वॉज रिटन, कि गिफ्ट टू मोनोथिस्ट नाम की जो टेक्स्ट है वो किस लैंग्वेज में लिखी गई थी, है ना। तो यहां पर ऑप्शंस देखने को मिलते हैं पर्शियन, इंग्लिश, अरेबिक और बंगाली। ठीक है, तो यहां पर इसका सही आंसर हो जाएगा पर्शियन लैंग्वेज। देखिए, अगर हम यहां पर बात करें राजा राम मोहन राय की, तो ये बंगाल से रिलेटेड थे और इन्होंने समाज सुधार का काम यहाँ पर शुरू किया था। और उसी दौरान हम लोग जानते हैं कि भाई राजा राम मोहन राय डिफरेंट टाइप की लैंग्वेजेस जानते थे, चाहे वो पर्शियन हो, संस्कृत हो। ठीक है, इसके साथ साथ यूरोपियन लैंग्वेजेस का भी उन्हें ज्ञान था। इंडिया की मैक्सिमम लैंग्वेजेस, इसके साथ साथ उस टाइम पर यूरोपियन जो लैंग्वेजेस रहेंगी उसका ज्ञान रखते थे। तो यहाँ पर ये जो गिफ्ट टू मोनोथिस्ट नाम की टेक्स्ट है, पर्शियन लैंग्वेज में इन्होंने 1804 में बंगाल में लिखी थी और इस टेक्स्ट का ओरिजिनल नाम था तोहफत उल मोहविदीन। ठीक है, ये इसका ओरिजिनल नाम देखने को मिलेगा। चलिए अब हम थोड़ा इसका इवैल्यूएशन करते हैं। तो इवैल्यूएशन में बेसिकली हम लोग देखेंगे टॉपिक को। तो टॉपिक यहां पर देखने को मिल रहा है हमारा रिफॉर्म मूवमेंट, है ना, मतलब सुधार आंदोलन। ओवरऑल जो सुधार आंदोलन इंडिया भर में चलेंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि जब आप इसे देखोगे राजा राम मोहन राय जो कि हमारे कहीं ना कहीं हमारे सुधार आंदोलन के भारत में प्रणेता भी माने जाते हैं, कि इन्होंने ही इंडिया में रिफॉर्म मूवमेंट को स्टार्ट किया था। तो इनसे रिलेटेड सारी चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए कि इन्होंने किन किन टेक्स्ट को लिखा है, किस लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है, कौन कौन सी लैंग्वेजेस ये जानते थे, है ना। ओवरऑल रिफॉर्म मूवमेंट, और उसमें भी आप लोग डबल स्टार करके लिख सकते हो राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, यहां से क्वेश्चन देखने को मिल ही जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आता है, द कांग्रेस डिक्लेयर्ड कंप्लीट इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया एज इट्स गोल एट विच सेशन, कि कांग्रेस ने किस सेशन में भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता की बात की। ऑप्शंस यहां पर आते हैं, लाहौर सेशन, कैलकाटा सेशन, इलाहाबाद सेशन, नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो इसका सही आंसर यहां पर हो जाएगा लाहौर सेशन। अगर हम बात करें 1929 के लाहौर सेशन की, तो ये सेशन यहां पर पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया था। और इससे पहले 1928 वाला सेशन यहां पर देखने को मिलता है इनके फादर मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में। ठीक है, तो पंडित नेहरू की अध्यक्षता में इनकी प्रेसिडेंटशिप में इस सेशन को बुलाया गया और इस सेशन में कहा गया कि अब हम लोग पूर्ण स्वतंत्रता की ओर बढ़ेंगे, है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। चलिए इसका इवैल्यूएशन अगर हम देखें तो ये टॉपिक बेसिकली है हमारा फ्रीडम स्ट्रगल से। फ्रीडम स्ट्रगल से क्वेश्चन पूछा गया है, पहली बात।
अब दूसरी बात यहां पर आती है कि भाई ओवरऑल तो फ्रीडम स्ट्रगल के सारे इवेंट आपको पता होने चाहिए कि किस जगह पर कौन सा हुआ है, कहां पर हमने क्या किया था, है ना। और इसकी काफी अच्छी खासी लंबी लिस्ट भी बन जाती जब हम इसे पढ़ते हैं तो। इसके अलावा आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, फ्रीडम स्ट्रगल में ही आप यहां पर लिख सकते हो कांग्रेस सेशन, कि कांग्रेस के फेमस सेशन कौन कौन से कहां पर हुए थे, है ना। यहां पर इस तरीके की कोशिश कभी मत करना कि लिस्ट आपने बना ली है और सारे सेशन रटने शुरू कर दिए, इससे आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा। आपको इंपॉर्टेंट जो सेशंस है उसकी लिस्ट तैयार कर लेनी है और ऐसी जगह जिसे आप बार बार देखते हो उसे उस जगह पर लगा लेना है ना, या फिर अपनी जो फोन की स्क्रीन है उसके ऊपर भी उन सेशंस को लगाकर आप बार बार उसे देख सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक हो गया ओवरऑल फ्रीडम स्ट्रगल का। चलिए आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आता है, मैच द फॉलोइंग। हमें इसे मैच करना है। इसमें डांसेस हैं और दूसरी साइड दिए गए हैं स्टेट। ऑप्शंस पहला है, मतलब पहला आएगा भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम। स्टेट दिए गए हैं उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश। तो यहां पर मैचिंग अगर की जाए तो सबसे पहली बात आएगी भरतनाट्यम की। भरतनाट्यम है तमिलनाडु से रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट कथक देखने को मिलता है उत्तर प्रदेश का। इसके बाद कुचिपुड़ी डांस जो है वो आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। मोहिनीअट्टम डांस है केरला का, है ना। और इस बेसिस पर हमारा जो आंसर निकल कर आएगा इस बेसिस पर अगर हम देखें यहां पर 2143 है ना, 2143 इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, तो ये इसका क्वेश्चन हो गया। तो इसको अगर हम इवेल्युएट करते हैं तो बेसिकली इसका जो टॉपिक है ओवरऑल इसका टॉपिक है आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर जो है कहीं ना कहीं एग्जामिनर का काफी फेवरेट हो चुका है, चाहे यूपीएससी हो, चाहे यूपीपीसीएस हो, चाहे उत्तराखंड का पीसीएस हो, है ना। आर्ट एंड कल्चर से काफी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, चाहे आपके कॉइन्स पूछ लिए जाए, जैसे हमने देखा था एंशिएंट हिस्टोरिकल पीरियड में कुछ कॉइन्स के बारे में पूछा गया है ना। इसके साथ साथ कुछ टेम्पल्स के बारे में पूछा गया है। तो कॉइन्स हो गए, टेम्पल्स हो गए, सब चीजें क्या है, आर्ट एंड कल्चर का ही हिस्सा है ना। तो ओवरऑल आर्ट एंड कल्चर में ये टॉपिक हो जाएगा डांस का। ठीक है, तो ये हमारा इसका हो गया इवैल्यूएशन। मतलब आप जो लिस्ट तैयार कर रहे हो उसमें आप लोग लिख लोगे आर्ट एंड कल्चर और उसमें ब्रैकेट करके लिख दोगे डांस, है ना, डांस फॉर्म्स इन इंडिया। तो इस तरीके से हमारा इवैल्यूएशन हो गया। तो यहां पर अगर हम ओवरऑल लास्ट में देखें जिस्ट के रूप में या फिर समरी के रूप में कि भाई अगर हमने इस इवैल्यूएशन को देखा है जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि हिस्ट्री से 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं, मेडिवल हिस्टोरिकल पीरियड और इसके साथ साथ मॉडर्न पीरियड से। तो यहां पर अगर 10 क्वेश्चन है तो इस 10 क्वेश्चन की अप्रोच आपको कैसी अपनानी होगी। इसमें सबसे पहले आपको कहीं ना कहीं ध्यान रखना होगा फोकस एरियाज पर, कि फोकस एरिया हमारे क्या होने चाहिए। फोकस एरिया का मतलब है कि जैसे हमने अभी टॉपिक्स को लिखा है, मतलब कहीं ना कहीं जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसका आपको पता होना चाहिए कि भाई कौन सा टॉपिक एग्जाम में रिपीट हो रहा है। तो सबसे पहले अगर आपको ये क्लैरिटी होगी तो आप लोग यहां पर जो हमारी अननेसेसरी चीजें हैं उन्हें पढ़ने से बचोगे। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखें। कुछ आप लोग पेपर का इवैल्यूएशन देखो, उसमें भी देखना होगा आप लोगों को कि कौन कौन से टॉपिक पूछे गए हैं। वो टॉपिक VVI हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट देखने को मिलते हैं। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात यहां पर आती है कि जब आप इस काम को कर लेते हो, टॉपिक्स को लिख लेते हो इंपॉर्टेंट, फिर उसके बाद काम करोगे कि आपकी बुक्स कौन सी होनी चाहिए, है ना, ये भी लिमिटेड होनी चाहिए कहीं ना कहीं। तो यहां पर सोर्सेस में अगर हम बात करें प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यहां पर अगर आप घटना चक्र नाम का जो बुक है उसे पढ़ लेते हो तो कहीं ना कहीं आपका मोर देन इनफ यहां पर हो जाता है ना। यहां पर मेडिवल और मॉडर्न हिस्टोरिकल पीरियड की बात हो रही है। इसके अलावा यहां पर मेडिवल हिस्टोरिकल पीरियड से में मुख्य रूप से सतीश चंद्रा नाम की टेक्स्ट आती है। इसके साथ साथ मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम देखने को मिलती है, वो भी आप पढ़ सकते हो यदि आपके पास अच्छा खासा समय है। अगर समय का थोड़ा अभाव है तो आप लोग घटना चक्र जो बुक है उसको भी यहाँ पर पढ़ सकते हो, उसमें भी बहुत ही जीस्ट रूप यहाँ पर दिया गया है इन सब टेक्स्ट का। तो चलिए आप लोग जब यहाँ पर टेक्स्ट को पढ़ लेंगे अच्छे से तो इसका मतलब है कि इसके बाद आपको करना होगा रिवीजन, और रिवीजन के साथ साथ करना होगा खुद का मूल्यांकन या फिर इवैल्यूएशन। और ये मूल्यांकन या इवैल्यूएशन होता है हमारा टेस्ट सीरीज के माध्यम से, कि आपको टेस्ट ज्वाइन करने होंगे या फिर टेस्ट यहाँ पर आपको लगाने होंगे ताकि आप अपने वीक एरिया और इसके साथ साथ स्ट्रॉन्ग एरिया की पहचान कर सकें। आई होप कि आपके लिए वीडियो जो है ये बेनिफिशियल रहे।
आप इसकी स्ट्रेटजी को कहीं ना कहीं आप थोड़ा इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें तो संभवतः आपको यहाँ पर पॉजिटिव रिजल्ट जरूर मिलेंगे। थैंक यू।